स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, ये सारे लॉ हम पढ़ चुके थे। तो मैंने आप लोगों को राउट्स लॉ तक पूरा क्लियर करा दिया था। अब मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, उसमें मैं आपको पहले है ना इससे जो मैंने टॉपिक अभी कवर कराया है उसके रिलेटेड पहले मैं आपको एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस ये सब करा देती हूँ। उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो अभी एग्जांपल कराने वाली हूँ ना वो आपका है एग्जांपल नंबर 2.4। एग्जांपल है आपका 2.4। ठीक है, आप लोगों को एनसीईआरटी से क्वेश्चन रेफर कर लेना है, मैं बोल भी रही हूँ तो ध्यान से सुनना। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, यानी N2 गैस बबल हो रहा है, वाटर मतलब N2 गैस निकल रही है वाटर मतलब 293 केल्विन टेम्परेचर पे। तो पूछा है हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है वो डिजोल्व होगी 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, अज्यूम आपको करना है कि दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, यानी कि नाइट्रोजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर आपको दे के रखा है 0.987 बार, और गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट भी आपको नाइट्रोजन के लिए दे के रखा है 293 केल्विन टेम्परेचर पे 76.48 किलो बार। यानी ये आपको चीज़ आप लोगों को पहले से ही दे के रखा हुआ है, तो आप लोगों को अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले आपको ये बात पता है कि इसमें हेनरी लॉ जो इसमें यूज़ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, सोल्यूबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो अपने अलग अलग तरीके के, फिर बाद में मोल फ्रैक्शन आता है इस स्टेप में। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है वो है आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 0.987 बार, आप लोगों को ये गिवन है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को KH की वैल्यू भी गिवन है। KH की जो वैल्यू है वो आपके पास है 76.48 किलो बार। ठीक है, ये आपको दे के रखा है, दैट इज हम ले सकते हैं इसको 76480 बार ले सकते हैं। ठीक है ना, इस स्टेप में तो ये हम ले सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज P ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। अब ये आप सोचोगे कि ये कैसे आया, ये पता है मैंने आप लोगों को बताया था हेनरी लॉ में। ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर जो होती है वो क्या होता है KH इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है ना, ये अपने पढ़ चुके थे अपने। ठीक, तो इसमें वही उलट फुलट करना है हम लोगों को। क्या करना है कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन है तो P डिवाइड बाय KH आ जाएगा, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं इस स्टेप में। तो ये हेनरी लॉ का आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो P ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना गिवन है, तो हमें गिवन है 0.987। ठीक है, उसके बाद 76480 ये वाली वैल्यू KH की वैल्यू आपको गिवन है, हमने P नाइट्रोजन भी पुटअप कर दिया। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.29 इंटू 10⁻⁵ ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये जो आंसर आया उसमें अभी हमने सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन के बारे में बात की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर देखोगे ना तो 55.5 मोल्स होता है। अब ये 55.5 मोल्स आया कैसे, वो हमें समझना है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको पहले बताती हूँ। N जो होता है दैट इज मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक, अब हमें वॉल्यूम क्या लेना है, 1 लीटर है ना, बोला है ना, यानी कितना होगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके है ना, और डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये दोनों जब होता है तब मैं इसको ले सकती हूँ 10। अब मुझे M कैलकुलेट करना है, मास। तो मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D इंटू वी। तो डेंसिटी मेरे पास V मेरे पास कितना है 1 लीटर यानी 10⁻3। ओके, ये है मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, वॉल्यूम लिख दिया, और D कितना है मेरे पास इंटू 1, तो ये कितना होगा 10⁻³ ग्राम्स। ठीक, तो मोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अभी मास निकाला 10⁻3, वो ऊपर यहाँ पे जो मास है ना वो भी निकाला ना, तो यहाँ पे पुटअप कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18 होता है ना, इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 55.5 मोल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो N2 जो है वो क्या है, N2 का मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N2 प्लस 55.5। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नाइट्रोजन और वाटर का,
ये तो हमने अभी निकाल ही लिया, तो वो हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब है ना देखो, अब हमें क्या है कि 1 लीटर वाटर में, मतलब 1 लीटर वाटर की बात करिए तो थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलाएंगे, 1 लीटर पानी के अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो नाइट्रोजन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, ओके ना। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम जो हमारा मोल निकलेगा है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का, तो अब जो आपने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि आप 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन मिलाओगे, ठीक। तो नाइट्रोजन नेग्लेक्ट होने के बाद आप लोगों के पास जो बचेगा वो होगा N2 मोल डिवाइड बाय 55.5, ये बचेगा, ठीक है। वो आपके वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा 1.29, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही देख रखा है, 1.29 इंटू 10⁵ अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, सॉरी -5 आएगा, ओके। तो ये हमने अभी देखा था, तो ये इसके बराबर हो गया। तो N2 मोल मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ ना, यहाँ से N2 मोल मुझे निकालना है, तो क्या होगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 इस टाइप में, ओके है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 से, आंसर तो यही आएगा, लेकिन आपको मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो तब जो आंसर आएगा वो 0.716 मिली मोल, तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.4, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चंस की ओर, तो देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन जो है, इंटेक्स्ट, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो 2.6 कर रहे हैं, 2.6। तो देखो इंडेक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, H2S है, वो कैसा है, टॉक्सिक गैस है विथ रॉटन एग लाइक स्मेल। H2S की इतनी घटिया, इतनी गंदी स्मेल होती है ना, रॉटन एग, मरे वंडे, तो इतना घटिया, बहुत बेकार, तो मतलब रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। तो उसको हम यूज़ करते हैं फॉर दी क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट, तो सोल्यूबिलिटी आपको देख के रखी है वाटर में एट STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, वो आपको देख रखा है 0.195 मीटर। तो कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, आप लोगों को निकालना है हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 0.195 मोल्स H2S इज मोल्स, H2S is present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ऑब्वियसली इतने मोल्स किस में प्रेजेंट है, H2S के 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे जो निकालना है वो तो KH निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, KH इंटू एक्स, ये किससे आया, हेनरी लॉ, ठीक है ना। तो अब मैं मोल्स किसका निकालूंगी, वाटर का मोल निकालूंगी, तो क्या होगा 1000 ग्राम, एक मोल में कितना होता है 18, एक मोल में कितना होता है 18, ठीक है। तो ये ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 55.56 मोल्स ऑफ वाटर, इतना, ओके। तो हमने अभी मोल निकाला, अब मोल्स निकाल लिया, अब हमें तो KH की तरफ बढ़ना है, तो उसके लिए तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मोल्स निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि H2S आएगा प्लस वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.195, ठीक है। H2S अभी निकाला हमने, कितना था 0.195 आपको दे के रखा हुआ है, ये जो है आपको गिवन है। तो 0.195 डिवाइड बाय 0.195 प्लस 55.56, ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 0.00350, ओके, 350 आंसर आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बोला है एट STP, ठीक है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो हम वेपर प्रेशर की जो वैल्यू, मतलब प्रेशर जो लेते हैं वो 0.987 बार, ये हम प्रेशर लेते हैं, ओके। ये क्या लेते हैं हम, प्रेशर लेते हैं, कब, जब STP बोला है, ठीक है, जब STP बोला है तब हमें ये प्रेशर लेना है, ठीक। तो अब हमारे पास देखो प्रेशर आ गया, मतलब हमारा ये काम हो गया। यहाँ पे हम 0.987 पुटअप कर देंगे, KH हमें फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, तो अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो प्रेशर यहाँ पे 0.987 ले लो, KH निकालना है, मोल फ्रैक्शन 0.00350,
मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। तो बस इसको कर दो, तो KH आ जाएगा 0.987 डिवाइड बाय 0.00350, तो आंसर आएगा 282 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको हेनरी लॉ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका हेनरी लॉ के बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इंडेक्स नंबर यही है 2.7, इसके बाद वाला है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो 2.7 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर बोला है। तो CO2 इन वाटर बोला है, तो वो आपको देके रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन, ठीक है। तो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट देके रखा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपको क्वांटिटी निकालना है CO2 की। 500 ml सोडा वाटर दिया है, व्हेन पैक्ड अंडर, उसको पैक किया है 2.5 एटमॉस्फेयर CO2, प्रेशर है 298 केल्विन, टेम्परेचर। तो आप लोगों को क्वांटिटी निकालनी है CO2 की, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो देखो KH हमें पता है कि दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। हमें मास क्वांटिटी पूछे, मतलब क्या है, मास ही ना, ठीक है ना। तो क्वांटिटी जब भी पूछा ना क्वेश्चन में, मतलब समझ जाना है, मास बताना है कैसे भी करके, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ओके। अब आपको ध्यान रखना है कि 1 एटमोसफियर में 1.325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1 एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल का प्रेशर होता है हमारे पास प्रेशर, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे कितना बोला है, 2 एटमॉस्फेयर। एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों को देखो, एक वैल्यू पास्कल में देके रखी है, एक वैल्यू आपको किस में देके रखी है, ATM में, मतलब ATM की भी बात बोली है। तो 2 आपके पास चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों में देखो 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल बोला है, और एक बोला है आपको 2.5 एटमॉस्फेयर ATM। तो आपको एक ना एक को चेंज करना ही पड़ेगा, दोनों एक में रहे, या तो पास्कल करो या तो ATM, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये बेस्ट है, 1 ATM होता है वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो हमारे पास तो कितना देके रखा है क्वेश्चन में, 2.5 ATM। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.01325 इंटू 10⁵, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या होगा 2.5 डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा इंटू 2.5 डिवाइड बाय 1 ATM। तो ये ATM दोनों ATM कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब जो हमारे पास बचेगा ना वो होगा 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल। अब देखो ये वैल्यू भी हमारी किस में आ गई, पास्कल में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मास तो निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ क्या निकालेंगे, CO2, तो वो हमें नहीं पता, x ग्राम है, ओके ना। और वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है 500 माइनस एक्स ग्राम। क्यों 500 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में, 500 ml ऑफ सोडा वाटर बेटा। तो 500 ml ऑफ सोडा वाटर मतलब क्या हुआ, 500 में से x माइनस की, डन, ओके। अब इसके बाद है ना, आप देखो ये हमने मास निकाला, इस पे से मैं मोल्स भी तो निकाल सकती हूँ ना। अगर मान लो मैं इसको 44 से डिवाइड कर देती हूँ, 44 क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालोगे ना ऐसे, देखो C+2 टाइम ऑक्सीजन, तो कार्बन का कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना होगा 44, ओके। तो ये 44 यहाँ पुटअप कर देंगे, आपको पता है वाटर का क्या होता है 18, तो डिवाइड बाय 18 कर दो, आया समझ में। तो अब ये मास नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, मोल, ओके। तो अभी हमने मोल बता दिया, ओके। अब हमारे पास P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स तो है ही, ये तो हमें पता ही है। प्रेशर जो है वो 2.5, ये रहा देखो 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल में आया, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर भी पास्कल में है और ये वैल्यू भी किस में है, पास्कल में है। बस मैं यही तो चाहती थी कि ये दोनों आपका पास्कल में ही होना चाहिए। आप कोई भी सम करो ना तो ये ध्यान रखना है, ATM पास्कल हो तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इंटू मोल फ्रैक्शन है, इंटू मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटू मोल फ्रैक्शन। ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक। इंटू मोल फ्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, x डिवाइड बाय 44, पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो x डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस टाइप से लिख सकते हैं ना, आ रहा है समझ में, है ना।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। x/44 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना। अब देखो यहाँ पे जो है ना वो CO2 है ना, वो क्वाइट लेस अमाउंट में है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, और डाइल्यूट भी है, सोडा वाटर था ना, तो इसको मैं क्या करूँगी, नेग्लेक्ट। CO2 जो है वो क्वाइट लेस अमाउंट में है बिकॉज वो डाइल्यूट पे है ना, तो डाइल्यूशन ले रहे हैं तो वाटर ज़्यादा है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको नेग्लेक्ट जो हमने किया उसमें आप देखोगे कि ये नेग्लेक्ट होने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, 2.533 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻8। ये इसको नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है ना, इज इक्वल टू x/44 500 माइनस x डिवाइड बाय 18। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। ये था, इसको नीचे लेकर आए, ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास आ चुका। अब हमारे देखो क्लियर कट फॉर्मूला आ चुका, धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन मतलब आंसर की ओर पहुंच रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, अब आप देखोगे ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो 18x डिवाइड बाय 44, ये यहाँ पे 44 500 माइनस x, ओके। ये आपको क्लियर हो गया है। तो आपको ये देखना है, मैं ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके देखनी है, कैलसी लेके बैठना है जब भी आप सम करोगे तो, ठीक है ना, ओके। तो ये आपका हो गया 500 माइनस x। अब 1.517 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या बचा, तो होगा 18x डिवाइड बाय, ओके डायरेक्टली लिख सकते थे वैसे तो चलेगा, 18x डिवाइड बाय 44 इंटू 500। 44 इंटू 500 क्या होता है, 22,000 माइनस 44x, ब्रैकेट ओपन किया बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और कुछ करना है नहीं, ठीक। तो अब मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ यहाँ पे, ये ऐसे 18x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.517 इंटू 10⁻³ 22,000 माइनस 44x, ऐसा हो जाएगा ना। 18x, ये देखो 18 1 से 18x इज इक्वल टू ये इंटू ये, पूरा आ रहा है समझ में, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि और भी मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, तो थोड़ा लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 18x इज इक्वल टू 33.374 माइनस 0.0667, ये आपका आएगा, ठीक। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ही वैल्यू में लाना है, तो 0.0667, यहाँ पे आप प्लस x कर दो, ओके। मैं भी बताती हूँ क्यों किया, 0.0667x, यहाँ पे भी आप प्लस कर दो। एक्चुअल में क्यों बोला पता है मैंने यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज़ है ये चली जाएगी, ये जो वैल्यूज़ है ये क्या होगा कि चली जाएगी यहाँ से, ओके। ये वैल्यूज़ चली जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इनको ऐड कर दोगे तो 18.0667x, मतलब हमारे पास क्या है, 2x हमारे पास ना रहे, इस वजह से हमने क्या किया कि प्लस माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ये हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये वाली वैल्यू 33.374, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 33.374 डिवाइड में 18.0667, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको आप करोगे तो 1.85 ग्राम, दैट इज योर आंसर, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये हमारा था, ये वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था, इंटेक्स के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल 2.5 जो कि राउट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलवेज आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम 2.5, ओके। 2.5 एग्जाम्पल में क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन, सॉरी हाँ CH2Cl2, ओके। तो एट 298 केल्विन पे आपको बोला है 200 mmHg एंड 4.5 mmHg, ये दो वैल्यू आपको रिस्पेक्टिवली दे के रखा है। हमें पहले में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन prepared by mixing 2.25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin
तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है टोटल ऑफ द सोल्यूशन बोला है ना, मतलब टोटल हो गया। और सेकंड में बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन निकालना है हर एक कंपोनेंट का इन वेपर फेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है वेपर प्रेशर आपको CH_Cl3 और CH2Cl2 का बोला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी दो वेपर प्रेशर ऐसे ही दे दे, कोई भी कंपाउंड क्लोरोफॉर्म दे दे, क्लोरोमीथेन दे दे, डाइक्लोरोमीथेन दे दे, बेंजीन दे दे, कुछ भी दे देना, अकेला देना, तो समझ जाना वो प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपके पास अभी प्योर कंपोनेंट आ चुका है। ठीक, तो दोनों की आपको क्या दे के रखी है, वैल्यू प्रेशर में प्योर कंपोनेंट की वैल्यू आपको दे के रखी है। ठीक है ना, अब हम एक बात समझो आप कि मैं किसको सल्यूट लूँ और किसको मैं सॉल्वेंट लूँ, वो अभी मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगी। तो वो डिसाइड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो P0 CH_Cl3 और P0 आपके पास है CH2Cl2। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू आपके पास है। तो 200 है mmHg और दूसरा है 415 mmHg। ओके, तो आपके पास ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। आपको क्या करना है, वेट अभी मैं बताती हूँ। ए सॉल्वेंट 40 ग्राम, पी टोटल निकालना है। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोला है कि 25.5 ग्राम ऑफ CH_Cl3, मतलब आपको ये छोटा दे के रखा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है। और आपको बोला है कि एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 ऐसा बोला है ना, 40 ग्राम। तो देखो ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट होता है। ओके, और कम अमाउंट में कौन होता है, बी सल्यूट होता है। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में भी बताया था, हम पूरे चैप्टर में बी को सॉल्यूट लेके चलेंगे, ए को सॉल्वेंट लेके चलेंगे। और ऑब्वियसली ये ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट होगा, ये कम अमाउंट में है तो सल्यूट हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में। वैसे ही हम इसमें भी ऐसा करेंगे, तो इसमें हम ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे और इसको ए ले लेंगे। ठीक है ना, तो अब आपको क्लियर हो गया। तो टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना है ना पहले में, तो क्या करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर में पी टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ओके, है ना, ये ऐसा हम लिख देंगे। तो अब हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू PA अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होता है, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। ठीक है ना, ये राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली होता है। बट हमें यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन तो नहीं पता ना, ये पता है हमें दोनों का, लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं पता। तो मोल फ्रैक्शन तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, तो होता है XA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NA प्लस NB, वैसे ही XB इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई NA प्लस NB। ओके, ये फॉर्मूला तुम पहले पढ़ चुकी है ना। अब मोल्स निकालना है ना, तो मोल्स पहले मैं एक्चुअल में एक काम करती हूँ, मोल्स पहले निकाल लेती हूँ। तो NA क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इसके लिए ये वाला। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है 40। ठीक है ना, अब ध्यान रखना CHCl 40 जो आपको देके रखा है, वो आपको देके रखा था 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, तो उसका जो मोलर मास होता है ना, वो होता है आपका 85। आप कैलकुलेट करके देखना CH2Cl2। ठीक है ना, आता है ना सबको कैलकुलेट करना, CH2Cl2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 क्लोरीन, इस टाइप से आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 85। ठीक है, तो ये 85 यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.47। ओके, तो ये हमने मोल निकाला Na के लिए। अब हम Nb की बात करते हैं, Nb का मोल निकालना पड़ेगा। तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट यहाँ पे कितना देख रखा है 25.5, किसका दिया था 25.5, तो 25.5 आपको दे के रखा था CHCl3। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है 119 आ जाएगा मोलर मास, CHCl3 का निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.213 मोल्स। ओके, 0.213 मोल्स आ जाएगा। ठीक, अब हमने तो ये दोनों निकाल लिया, CHCl3 भी निकाल लिया, CH2Cl2 दोनों का मोल निकाला। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। तो XA जो हो जाएगा 0.47, ये वाला Na क्या था निकाला ना अभी, 0.47 आया ना मोल्स। ओके, तो 0.47 डिवाइड बाय 0.47 प्लस 0.213, टोटल नंबर ऑफ मोल 0.47 0.213। ठीक है ना, तो इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.688, ऐसे आ जाएगा। एक आ गया तो हम दूसरा इजीली निकाल सकते हैं, एक्स भी निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स ए करके। तो 1 माइनस 0.688 0.312,
ओके, तो अब हमारे पास XA और XB आ गया। तो XA XB आने की वजह से हमारे पास XA आ गया, XB आ गया, PA नॉट है, PB नॉट है, टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए निकालते हैं। तो देखो P टोटल, PA नॉट, XA, PB नॉट, XB, ठीक है ना। तो PA नॉट, XA, PB नॉट, XB में हमें पता है कि हमारे पास वैल्यू है 415 इंटू 0.688 प्लस 200 इंटू 0.312। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा 285.5 mm प्लस mmHg, इस टाइप में लिखते हैं 62.4 mmHg। तो पूरा जो आंसर आएगा ना वो 347.9 mmHg वेपर प्रेशर। ये तो अभी पार्ट 1 ही हुआ है। अब हम जाएंगे पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन में एक्स से डैश करके लेते हैं, जिसमें कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल पी टोटल लेते हैं, यानी टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, पी ए डिवाइड बाय पी टोटल। वैसे ही यहाँ पे हम एक्स बी डैश का ले लेंगे तो हो जाएगा आपका पी बी डिवाइड बाय पी टोटल। आ रहा है समझ में? तो जब भी आपको वेपर फेज बोले ना मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। आया समझ में? तो ये वर्ड पे आप फोकस कीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। पी टोटल है, पी ए भी है हमारे पास, दोनों चीजें है ना। 285.5 पी हमने 285.5, पी टोटल अभी निकाला 347.9। आ रहा है समझ में? तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.82। क्या होगा? 0.82। वैसे ही आप एक्स बी निकाल सकते हो, एक्स बी डैश, वो क्या होता है? पी बी डिवाइड बाय पी टोटल। तो क्या होगा? 62.4, 347.9 कैलकुलेट करोगे तो 0.18 आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ये 1 मार्क में आता है, ध्यान रखना। 1 से 2 मार्क यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में तो पक्का है एजियोट्रॉप्स पूछना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एजियोट्रॉप्स किसे बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स जो होता है इसको हम क्या पढ़ेंगे? एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एजियोट्रॉप्स में क्या होता है? सोल्यूट भी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। यानी कि सोल्यूट भी क्या होगा आपका? लिक्विड, एंड सॉल्वेंट भी क्या होगा आपका? लिक्विड। ओके, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होता है। यानी ये कैसे सोल्यूशन है? बाइनरी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाती हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा एजियोट्रॉप्स में क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर एजियोट्रॉप्स की बात करूं मैं, तो वो बाइनरी सोल्यूशन होता है। कैसे सोल्यूशन होता है? वो बाइनरी सोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन होता है। उसके बाद उसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना, वो कैसा होता है? फिक्स होता है। उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है। तो सेकंड में आप लिखोगे फिक्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। फिक्स कॉम्पोजिशन मतलब कि क्या होता है? उसको यानी आप ले सकते हो, लेना है सोल्यूट लेना है एंड सॉल्वेंट लेना है, तो आपको फिक्स अमाउंट में ही लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो बाइनरी सोल्यूशन होता है, दोनों सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, लिक्विड में ही होता है, उनका कॉम्पोजिशन फिक्स लेना होता है। दैट यानी तो दोनों मिक्स हो गए तो सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन को थर्ड जो पॉइंट आता है ना, सोल्यूशन को हमें बॉईल करना होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉईल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये थर्ड पॉइंट आता है। तीनों सोल्यूशन बनने के बाद उसको बॉईल करना पड़ता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ में आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि पॉसिबल नहीं होता। क्यों ऐसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है पूरे एजियोट्रॉप्स के अंदर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि लिक्विड फेज में, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? वेपर फेज में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है वो कभी भी सेम नहीं होता। समझ में आ रहा है? मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी कि मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होता है और मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में होता है वो कभी भी सेम नहीं होता। आ रहा है समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है।
ओके। और उसके बाद जो आता है वेपर फेज, वैसे ही बी के लिए आपको ध्यान रखना है, सॉल्वेंट में भी यही चीज़ होती है। आ रहा है समझ में? अब उसको क्यों फेज हम सेम नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो इसके लिए इसको मुझे समझाने के लिए आप लोगों को, सपोज करो कि एक आपके पास बीकर है, आ रहा है समझ में? ये आपके पास या कंटेनर है, क्लोज कंटेनर ले लो ना, चलो क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। क्लोज कंटेनर ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेपर से, यानी मतलब यहाँ से वेपर निकलेंगे, वेपर बन के हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है C2H5OH प्लस वाटर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं पहले समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि इसमें एक ही सोल्यूशन रहेगा, एक सोल्यूशन बाहर निकल जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। सेपरेट करना मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना। आ रहा है समझ में? ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे C2H5OH प्लस वाटर लिया है ना, उसी टाइप से मैं यहाँ पे और भी कोई दूसरा सॉल्वेंट ले सकती हूँ, वो कोई इशू नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो C2H5OH प्लस वाटर मैंने लिया, तो ये देखो ये वाटर है। ओके, तो ये वाटर जो ले लिया, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सारे जो हैं वो C2H5 लिक्विड फेस में, ये C2H5OH है लिक्विड फेस में। ओके ना, है ना? तो ये उसका लिक्विड फेस है। अब ये वेपर बन गया, मान लो ये वेपर बन गया, वेपर बन गया तो वो किसका है, C2H5OH का ही है, C2H5OH का ही, लेकिन वो वेपर फेस में आ गया। आ रहा है समझ में? ओके, तो ये वेपर फेस में बन गया। अब सुनो, अब ध्यान क्या रखना है हमें कि इनको जब हम बॉईल करना चालू करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से उसको बर्नर लगा दो, बर्नर से उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो वेपर होगा वो क्या होगा, एक कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर, या मतलब एक फ्लास्क बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे C2H5OH के वेपर इसमें जमा होने लगेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर। आ रहा है समझ में? तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन C2H5OH का जो लिक्विड फेस में है वो वेपर फेस में सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो बाहर नहीं आएगा वेपर बन के। समझ में आ रहा है? ओके, अगर सेम होगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, अगर अलग होगा वेपर बन के तभी वो बाहर आ पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो अब C2H5OH कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे क्या बच गया, वाटर। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आया समझ में? सपोज करो ना कि हम जैसे देखो C2H5OH है मेरे पास, अगर वो 353, कोई भी आप टेम्परेचर ले लो, 353 पे अगर मैं इसको बॉईल करती हूँ, है ना, तो स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे बॉईल होता रहेगा, लेकिन वो 353 पे आएगा ना तो वेपर बनना चालू होगा। 353 पे वेपर बन के फटाक से निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, वैसे ही वाटर है, वाटर वो 373 है, तो उसको थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या होगा, वो यहीं पे रहेंगे। तो मान लो क्या होता है कि जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है, मान लो अगर C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, 353 है। आ रहा है समझ में? 353 है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो इसको बॉईल करेंगे। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट 353 पे पहुंचता है ना, तो तुरंत से C2H5OH अल्कोहल बाहर निकल जाता है वेपर बन के, और वाटर को 373 है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप समझ रहे हो ना कि आपने पहले सेपरेट कर लिया, तो उसी सेपरेशन वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आप लोग केमिस्ट्री में आगे जाओगे ना तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आता है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आपको इंटरेस्ट इतना अच्छा आएगा ना कि पूछो ही मत, मैं तो ये कर चुकी हूँ। तो बहुत ही डीप नॉलेज आपको मिलेगा कि वेपर कैसे बनता है और वेपर बन के आपको कैसे लिक्विड सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आप लोगों का एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, एजियोट्रॉप्स में आप लोगों ने इससे पहले थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी सुने होंगे एजियोट्रॉप्स के, कि जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी। एजियोट्रॉप्स में होता है ना, एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पहला आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और सेकंड आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, पहला आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा क्या आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आता है। ठीक है, अब देखो, द सोल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है ना राउट्स लॉ से, तो वो कहा जाता है फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप करते हैं, यानी यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव डिविएशन वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव डिविएशन वाले आएंगे वो मिनिमम साइड पे जाएंगे। आ रहा है समझ में, है ना? तो ये होगा आपका मिनिमम बॉइलिंग, जिसमें आपको लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा।
एट अ स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे। जैसे मैंने इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल लिया ना, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वो क्या देगा, सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली यानी 95% आपको इथेनॉल मिल जाएगा डिस्टिलेशन करने से। और जैसे ही कंपोजिशन क्या होता है, जो जिसको हम एजोट्रॉप कंपोजिशन भी कहते हैं, वो अचीव हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो फर्दर सेपरेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वेपर हैव द सेम कंपोजिशन, तो नो फर्दर सेपरेशन अकर, तो आगे कोई सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। और जो सोल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, यानी कि जो सोल्यूशन आपको नेगेटिव डिविएशन देंगे राउट्स लॉ से, आ रहा है समझ में, तो वो जो आएंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग पे आएंगे, नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप पे दिखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप ले लो, नाइट्रिक एसिड HNO3 और वाटर ले लो, ठीक है ना, तो वो एग्जांपल है इन दिस केस ऑफ एजोट्रॉप। क्योंकि एजोट्रॉप जो होता है ना, उसका अप्रॉक्सीमेटली कॉम्पोजिशन कहने का मतलब होता है, जैसे कि 68% क्या होगा, ये 68% हो गया आपका, ओके, और ये कितना होगा 32%, इस टाइप में होता है। तो वाटर बाय मास, बॉइलिंग टेम्परेचर आप ले सकते हो 393.5 केल्विन, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, एजोट्रॉप होगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था एजोट्रॉप पे। अब लास्ट एक इंटेक्स का क्वेश्चन बचता है, वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.8। तो चलिए अभी देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.8 में क्या कह रहा है। तो देखो इंटेक्स्ट 2.8, ओके। इंडेक्स 2.8 में क्या बताता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, वेपर प्रेशर आपको प्योर लिक्विड ए एंड प्योर बोला है, मतलब आपको समझ जाओ क्या आएगा, P0 A P0 B, प्योर बोले ना तो नॉट आएगा ही आएगा, समझ में आया, P0 A और P0 B। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन दे के रखा है, ओके। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, आपको कंपोजिशन निकालना है लिक्विड मिक्सचर का, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, यस। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, आपको P टोटल भी दे के रखा है 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, आपको दो चीजें निकालनी है, कंपोजिशन वेपर फेज में भी निकालना है, वेपर फेज में निकालना मतलब क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर मतलब ये वेपर टोटल जो है वो हमारा क्या होगा, PA प्लस PB, ओके। तो ये वेपर फेज में हम जो PA0 PB0 की बात करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि PA0 की आपको वैल्यू देके रखी है 450, ओके, और PB0 की जो वैल्यू देके रखी है वो 700 mmHg, लगाना मत भूलना आप लोग, ठीक। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, आ रहा है समझ में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वेपर प्रेशर यानी ये तो है मेरे पास, वेपर प्रेशर मतलब क्या हुआ, PA प्लस PB टोटल, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ PA प्लस PB, इसकी जगह पे वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू व्हाट, PA प्लस PB। अब मेरे पास PA क्या है यहाँ पे, PA0, ये जो PA है ना वो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एक ही तो है मेरे पास, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, ऐसे ही लिख सकती हूँ ना, आ रहा है आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। तो ये होगा टोटल वेपर प्रेशर ये, और XA PA प्लस PB, ओके। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसको P टोटल भी तो बोल सकते हो, आ रहा है समझ में, P टोटल भी इसको कह सकते हो, जिसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे के रखी है 600, आ रहा है समझ में, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू में PA0 इंटू XA प्लस PB0 1 माइनस XA, क्यों 1 माइनस XA, यहाँ पे आपको पता है ना ये वाला रूल, XA प्लस XB इज इक्वल टू व्हाट, 1 मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, XB निकालना है ना, तो क्या करोगे 1 माइनस XA कर दोगे, तो वो पुटअप कर दिया यहाँ पे, आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू, है ना, मैं क्या करूँगी P0A इंटू XA प्लस P0B माइनस, ये मल्टीप्लाई करना, P0B इंटू XA, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। फिर ये P टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे XA को आप क्या कर दो, कॉमन ले लो, XA क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो क्या होगा PA0 माइनस PB0, PA0 माइनस PB0 प्लस P0B, आ रहा है समझ में, ये कॉमन लेने के बाद आ गया, ओके। P टोटल की वैल्यू आपको देके रखी है 600, दैट इज इक्वल टू XA, P0A की वैल्यू आप यहाँ से ले लोगे 450 है, माइनस 700 B की वैल्यू प्लस 700। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वैल्यूज ली आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, 600 माइनस 700, ठीक है, ये 600 है, यहाँ से आप इसको माइनस कर दो 700, दैट इज इक्वल टू XA, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे 400 माइनस 700 करोगे तो माइनस 250 कहलाएगा,
क्या आएगा, -250 आ जाएगा। ओके, है ना। ओके, तो हम लोग जो इक्वेशन पे थे ना वो यहाँ पे थे हम लोग, तो 600 माइनस 700 इज इक्वल टू XA माइनस 250। ओके, तो हमने ये किया था, यानी -100 होगा, दैट इज इक्वल टू -250 XA। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब हमारे पास XA क्या निकल जाएगा, तो XA निकलेगा 100 डिवाइड बाई 250, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.4, ये 0.4 आएगा। अब उससे हम एक्स भी तो निकाल ही सकते हैं ना, 1 माइनस XA करेंगे तो 1 माइनस 0.4 क्या होता है, 0.6। आ रहा है समझ में। तो अब हम निकाल सकते हैं P0A इंटू XA, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 450 इंटू 0.4, तो ये होगा आपका 180 mmHg। आ रहा है समझ में। वैसे ही मैं यहाँ पे PB निकाल सकती हूँ, P0A इंटू P0B इंटू XB, आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 700 इंटू 0.6, 700 इंटू 0.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 420 mmHg। तो हमने अभी क्या निकाला, PA और PB दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया अभी आपका पार्ट नंबर 1। ठीक, अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको क्या बोला था कि कॉम्पोजिशन निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो हमें निकालना है हर एक लिक्विड का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच लिक्विड इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच लिक्विड इन वेपर फेज। आ रहा है समझ में। तो मोल फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे XA का, तो वो होगा 180, आ रहा है ना। ये क्या होगा, 180 डिवाइड बाय 180 प्लस 420, ठीक है ना। 180 प्लस 420, ये PA है ना, 180 है, ऊपर लिख दिया 180 प्लस 420 गिवन, जिसका हम निकाल रहे हैं तो वो लिखेंगे ऊपर, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आता है ना। तो इसको आप करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका 180 डिवाइड बाय 600, यानी आपका आएगा 0.3। आ रहा है समझ में। अब वैसे ही आप एक्स भी निकाल सकते हो, तो PA या डायरेक्ट निकाल लो ना। एक काम करते हैं, 1 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 0.7। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी में इंटेक्स, ठीक है। अब जो हम आज इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप लोगों के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, 2-2 बार लिखो, 3-3 बार लिखो, नहीं समझ में आता तो बार बार पूछो। क्लियर हो रहा है। तो ये सारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके रिलेटेड सम्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।